गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 3.2 किया था, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने किया था। अब आज इससे आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा इजी है, इसमें प्लस और माइनस करके करना है, तो ये आपको आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई cos थीटा, सिंप्लीफाई cos थीटा, एक मैट्रिक्स दिया है cos ऑफ थीटा sin ऑफ थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। ओके, तो आपने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, फिर इसको sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ओके, तो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है? इसके बाद एडिशन करना है। तो ये आपका आ गया sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है? sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा जी sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस साइड वाला मैं पहले लेता हूँ, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए, ये प्लस साइड ये माइनस साइड, ये कट हो जाएंगे और ये भी कट हो जाएंगे। तो हमें पता है sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड x एंड y इफ हमें कुछ दिया है, गिवन, हमें गिवन दिया है 2 1 3 0x प्लस यहां पे दिया है y 0 1 2 is equal to 5 6 1 8 to find the value of x and y, to find the value of x and y। तो हमें x और y के वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ये जो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 3 2 जा 6 2 0 जा 0, यहाँ पे 2x प्लस y 0 1 2 दैट इज इक्वल टू 5 6 1 8। ओके, अब क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस y, 2 प्लस y, यहाँ पे 6 प्लस 0 6, यहाँ पे 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 2x प्लस 2 2x प्लस 2 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी है 5 6 1 8। ओके,
तो हमें पता है यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स जो हमें मिला है वो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओके। तो हमें x और y की वैल्यू निकालना है, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो यहां पे हमें 2 प्लस y किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहां पे है 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये हम फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं। और यहां पे सेकंड हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। तो मैं यहाँ पे इनको सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब y यहां पर रखते हैं तो 2 वहां जाएगा, 5 माइनस 2, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू क्या निकल आया, 3। तो इसी तरह से टेकिंग इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हो आप, या इस 2 को यहीं पे ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 आ गया, x इज इक्वल टू 6/2, यहाँ से ये कट कर दिया तो 3 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 3। तो यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था, दिस इज आवर रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये सारे x, y, z के वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे गिवन दिया है f of x is equal to cos of x minus sin x 0, sin of x cos of x 0, 0, 0, 1। हमें शो करना है to show that fx fy is equal to f of x plus y। तो मैं दिखा देता हूं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन क्या दिया है हमें, गिवन हमें दिया है f of x हमें दिया है यहाँ पे cos of x माइनस sin of x 0, यहाँ पे हमें दिया है sin of x cos of x 0, 0, 0, 1। हमें शो करना है टू शो दैट, क्या शो करना है, f of x f of y is equal to f of x plus y के बराबर शो करना है। तो f of x हमें ऑलरेडी दिया है, f of y के लिए क्या करना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो इसी तरह से हम अगर यहाँ पे y रखेंगे तो यहाँ पे y कर सकते हैं। तो लेट करेंगे f of y जो है वो हमारे किसके बराबर है, cos of y माइनस sin of y 0, sin of y cos of y 0, 0, 0, 1। ओके, तो हमें f of x भी है f of y भी है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ f of x f of y दैट इज इक्वल टू f of x का जो वैल्यू है वो लिखिए, cos of x sin of x 0, sin of x cos of x 0, 0, 0, 1। ओके, तो ये आ गया आपका f of x, यहाँ पे हम f of y लिखते हैं, cos of y sin of y 0, sin of y cos of y 0, 0, 0, 1। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको रॉप कर लेता हूं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए।
ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करना आपको पता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, फिर इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो हम करते हैं यहाँ पे cos of x cos of y, cos of x cos of y, तो बीच में प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बीच में एक प्लस है, वो प्लस इसके साथ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, साइन ऑफ x साइन ऑफ y, फिर ये आपका जीरो आ गया, यहाँ पे प्लस जीरो। ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। तो इसके बाद इसको इसके साथ, तो माइनस cos of x sin of y, माइनस cos of x sin of y, फिर यहाँ पे ये बीच में एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन x cos of y, माइनस साइन x cos of y, तो ये जीरो प्लस जीरो। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पे cos of x जीरो से जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा, ये भी आपका जीरो आएगा, ये भी आपका जीरो आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका जीरो। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे साइन ऑफ x cos of y, साइन ऑफ x cos of y प्लस cos of x साइन ऑफ y प्लस cos of x साइन ऑफ y, तो ये आपका जीरो आ जाएगा, ये जीरो। तो इसके बाद यहाँ पे है साइन ऑफ x माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस पहले लेता हूं मैं, माइनस साइन ऑफ x cos of y, माइनस साइन ऑफ x, माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, साइन ऑफ x साइन ऑफ y प्लस cos of x cos of y प्लस cos of x cos of y प्लस जीरो, प्लस जीरो। तो ये लास्ट, ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, यहाँ पे क्या आएगा जीरो। ओके, तो लास्ट वाला, इसको इसके साथ जीरो, ये भी इसके साथ जीरो, ये भी इसके साथ जीरो, ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ जीरो, ये भी इसके साथ, यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ जीरो, ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ वन, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा वन। ओके, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे साइन ऑफ x cos of x cos of y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो साइन x cos y, पहले ये लेता हूँ मैं, साइन x cos y प्लस cos of x sin y, cos of x sin of y जीरो। तो यहाँ पे ये वाला sin of x cos of y प्लस cos of x sin of y, यहाँ पे ये वाला पहले लेता हूँ मैं, cos of x cos of y माइनस sin of x sin of y जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो जीरो वन। ओके, तो हमें पता है ये वाला हमने 11 में पढ़ा था, cos of x cos of y माइनस sin of x sin of y, ये एक फार्मूला था हमारा, cos of x प्लस y का फार्मूला था। तो हम इसको रब कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला है, cos of x प्लस y का। ओके, तो माइनस हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमें ये फार्मूला पता है, साइन ऑफ x cos of y प्लस cos of x sin of y, यानी कि साइन ऑफ x प्लस y का फार्मूला है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो। इसी तरह से साइन ऑफ x cos of y प्लस cos of x sin of y, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस y।
ये cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस sin ऑफ x, ये आ जाएगा आपका cos ऑफ, इसी तरह सेम cos ऑफ x प्लस y, x प्लस y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो देखिए हमारे पास पहले क्या था, f ऑफ x जो है वो cos ऑफ x sin ऑफ माइनस sin ऑफ x 0, sin ऑफ x cos ऑफ x 0 0 0 1 था। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही सेम है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा f ऑफ x जो हमारे पास गिवन जो था cos ऑफ x sin ऑफ x 0, sin ऑफ x cos ऑफ x 0 0 0 1। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, f ऑफ x जो वो यहाँ पे x है, यहाँ पे sin ऑफ x है 0 है, sin ऑफ x cos ऑफ x 0 0 0 1। तो यहाँ पे अगर x प्लस 1 हमें क्या मिला है, x प्लस y मिला है, हर जगह x प्लस y मिला है। तो हम फिर यहाँ पे f ऑफ x प्लस y नहीं लिख सकते क्या, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। हमें यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, f ऑफ x f ऑफ y जो है वो हमें क्या प्रूफ करना था, f ऑफ x प्लस y। ये हमारा f ऑफ x प्लस y, ये आपका हेंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, जो कि लास्ट मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ मेथड से एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लास्ट मेथड बचा, दैट इज मोलैलिटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, एंड देन लास्ट अगर टाइम बचता है तो फिर हम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मेथड्स वी हैव डिस्कस सो फार, उस पर हम थोड़ा सा मतलब जितना हो सके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Last method, that is molality. Okay, now what molality is? Again it is denoted by symbol small m. Molarity is denoted by capital M. Molality is denoted by small m. Okay, now we'll understand what molality is. So molality can be defined as the number of moles of solute upon mass of solvent in kg. तो हम जितने भी number of moles होंगे in mass of solvent in kg, that term is called molality. So formula की terms में हम कैसे लिखेंगे, molality is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. ओके, सो मोलैलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है कि जितना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। ओके, नेक्स्ट मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा। सो यूनिट के लिए हम क्या चेक करते थे, नंबर ऑफ फॉर्मूला चेक करते थे मोलैलिटी का। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स का क्या यूनिट है, दैट इज मोल, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सिंपल केजी दे रखा है, दैट्स व्हाई यूनिट ऑफ मोलैलिटी विल बी मोल। केजी को ऊपर ले जाओ तो केजी इनवर्स। सो सिंपली यूनिट ऑफ मोलैलिटी विल बी मोल पर केजी। जस्ट एज इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना इस केस में भी। बट डिफरेंस क्या है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का, मास ऑफ सोलवेंट का ध्यान रखना हमें कि इसमें क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ मोल्स था, मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स था, बट यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जैसे हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व था, सेम केस मोलैलिटी में भी है कि नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिया है। तो फॉर्मूला को देख के आप लोगों को डिफरेंट मेथड्स का क्या क्या निकालना है, हमें वो पता करना है।
ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो ये दोनों सुनने में हमें बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस। मोलैरिटी है एक, दूसरा है मोलैलिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? फर्स्ट, ये क्विक रिवीजन टाइप का भी है। तो मोलैलिटी किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से, एंड मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। एंड सेकंड डिफरेंस इज फॉर्मूला कि मोलैरिटी हम कैसे डिफाइन करते थे? number of moles of solute upon volume of solution in liter. तो molarity is related to volume and molality is related to mass. तो हम दोनों का फॉर्मूला देखेंगे कि number of moles दोनों का न्यूमरेटर सेम है, but there is a difference in denominator, that is molarity is related to volume and molality is related to mass. So you can see the difference, and molarity is talking about the solution and molality whereas talks about the solvent. So there's the big difference. Solution is a combination of solvent and solute, but molality here we are talking about only solvent. So you have to check the difference between the two, and the unit we have to express molarity is liter, and the unit we have to express is kg, because we are talking about the mass. Okay, so the next difference is unit is for molarity, unit is mole per liter, and for molality unit is mole per kg. बट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे कि मोल पर लीटर को ऐसे भी लिखा होगा कि यूनिट को, फॉर एग्जांपल आई हैव 4 डिफरेंस कर लेते हैं कि मोलारिटी दिया गया हमें 2 मोल पर लीटर, बट इसको डिस्क्राइब ऐसे भी किया जाता है, और 2 कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, वैसे ही और इसको मोल पर लीटर एंड 2 मोलर भी करके दिया जाता। तो दिस 3 मतलब हमें क्या दिया गया है? मोलैरिटी। तो वैसे ही मोलैलिटी के केस में भी सपोज 3 मोल पर केजी हमें दिया गया है, तो हम यूनिट से समझ सकते हैं कि मोल पर केजी मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोलैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसको भी और कैसे लिखा जाता है? 3m स्मॉल m, यानी कि मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, वैसे ही स्मॉल m एंड 3 मोलल करके भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो इन तीनों में से या इन तीनों में से यूनिट को देख के आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इफ दिस 3 आर देयर देन मोलैरिटी इज गिवन, and if these 3 are given then molality is given. So this was the basic difference between the molarity and molality. Okay, next हम करेंगे बच्चों, तो 7 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट 3 मेथड्स दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी की बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप रेफरेंस बुक में से या टेक्स्ट बुक में से इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप घर पे अपना प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में सॉल्व करना चाहती हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी के हमारे टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। तो बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या दिया गया है एंड हमें निकलना क्या है। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली लिखा है कैलकुलेट क्या करना, हमें मोल फ्रैक्शन। अब कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल फ्रैक्शन का क्या सिंबल था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था? X, राइट, और क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन था। राइट, आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन हमने फॉर्मूला यही बताया था आप लोगों को। तो
अभी हमें इस इक्वेशन को देख के हमें क्या पता करना है कि सल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से। ऑलराइट, तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या है, क्या दिया हमें, एक इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है एंड कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। सो ये क्या बता रहा है कि 20% जो भी है टोटल सोल्यूशन में से 20% क्या हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो यहाँ से हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज दी सल्यूट। ऑलराइट, सो सल्यूट हमारे पास ये क्या, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2। राइट, अब सोल्यूशन है बट यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, तो हम जब भी सोल्यूशन की बात करेंगे और सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कंसीडर करते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट इज वाटर H2O। ऑलराइट, तो हमने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया, एक सल्यूट क्या हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल एंड सॉल्वेंट इज वाटर। आप क्या बता रहा है कि 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन। राइट, अब इस सोल्यूशन में कितना परसेंट सल्यूट है, 20%। राइट, 20% सल्यूट है, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये कंसीडर करते हैं कि टोटल हमारे पास 100% का सोल्यूशन है, तो आउट ऑफ 100 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। राइट, और हम किसकी बात करें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन करना है एंड मोल फ्रैक्शन इज मास बेस्ड क्वांटिटी। राइट, सो लेट अज्यूम 20% को हम मान लेते हैं मास of C2H6O2 is equal to 20 ग्राम, यानी कि 20% दिया है हमें मास में कैलकुलेट करना है, तो 20 ग्राम में ले रही हूँ। और जो बचा हुआ है 100 में से 100 ग्राम में से 20 ग्राम हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जो बचा हुआ है कितना बचा, 80%, 80 ग्राम। राइट, सो मास ऑफ वाटर विल बी 80 ग्राम। ऑलराइट, अब क्या है बच्चों, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कैलकुलेट करना, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट करना है या सॉल्वेंट करना है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये इसको मिटा देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या करना है, हमें इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है। तो हमें कंपोनेंट भी पता चल गया कि किस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है। सो I'll take mole fraction of ethylene glycol में ऐसे ले रही हूँ, is equal to क्या होगा, number of moles of ethylene glycol upon solution में क्या क्या है हमारे पास, water and ethylene glycol, so upon total number of moles of ethylene glycol plus number of moles of वाटर। सही है, इसके बाद हमें क्या करना है, अभी क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोल्स, मास। अभी क्या 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 मिला था हमें, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर इज 80 ग्राम, ये हमारे पास है। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास क्या है, 20 ग्राम। अब मोलर मास कैसे निकालते, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का एंड एडिशन ऑफ एटॉमिक मास विल गिव अस द मोलर मास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मोलर mass of C2H6O2 will be equal to क्या है, कार्बन हमारे पास 2 है, यानी कि कार्बन का कितना है, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16। तो बट टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, बस 2 है। सो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6, तो मास हाइड्रोजन का 1 है, टोटल 6 है, प्लस उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, मास एक का 16 है, तो 16 इक्वल टू 12 2 is 24 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना हो गया 4 5 6 12 6, तो 62 इसका मोलर मास का क्या यूनिट होता है, ग्राम पर मोल।
तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास नंबर मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। बस अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, गिवन मास भी है, मोलर मास भी, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो अगेन इसको मिटा देती हूँ। तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आया 62 ग्राम पर मोल। तो या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन पे, जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होगा, राइट। आप नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकालना सीख लिया, राइट। अभी हमें दोनों क्वांटिटी मिल गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास दोनों मिला, तो फिर हम सिंपली पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो गिवन मास कितना था 20 ग्राम एंड मोलर मास 62 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या आया 0.322 मोल। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी हमारे इक्वेशन में अभी एक और निकलने के लिए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगेन गिवन मास ऑफ वाटर क्या था 80 ग्राम। सिमिलरली अभी जैसे हमने निकाला वैसे ही हम निकालेंगे किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 80 ग्राम हमारा गिवन मास था, राइट। एंड मोलर मास हाइड्रोजन H2O है, मोलर मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड ऑक्सीजन का 16, दो हाइड्रोजन है 2 + 16 इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम आया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया 4.44 मोल, राइट। इसके बाद हमें सारा इसमें जितना निकालना था हमें निकाल लिया, राइट। सो हमें जस्ट इक्वेशन फर्स्ट में इसको अज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल that is 0.322 mole upon number of moles of ethylene glycol plus number of moles of water, and answer will be 0.068। एंड आपको ये नोटिस करना होगा कि यहाँ पे देयर इज नो यूनिट। तो मैंने बताया था आपको मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके तो बच्चों आई होप आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकालना सीख लिया होगा। तो इसमें कुछ नहीं है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, आप सारी फॉर्मूला को याद रखिए। आप छोटे से नोटबुक में अलग से फॉर्मूलाज को लिखिए और बार बार उसको रिवाइज करते रहिए, फिर आप इक्वेशंस में सॉल्विंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलराइट। एंड आप इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम इतना लिमिटेड टाइम में इतना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो आप लोग को रेफरेंस में देख के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तभी आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से बैठेगा और फॉर्मूला आपको भूलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और मोलालिटी एंड मोलालिटी का न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे। तब तक थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री आज का नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं पहले का दो जो एक्सरसाइज हमने पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो थोड़ा सा रिवाइज करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो पहला हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, उसमें सिंपल मैंने एक राइम्स के जरिए सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, वो आपको मैंने राइम पढ़ाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद रहेगा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में हमें हर जगह वही जरूरत होगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ फिर बोर्ड पर लिखता हूँ। Some people have, यहाँ sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर्ली ब्लैक हेयर, cos थीटा है इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर है tan थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये पहला मैंने क्लास में यही पढ़ाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये याद रखने से आपको कभी भी जब साइन का वैल्यू निकालना हो या कोस का या टेन का, तो ये याद करने से आपको एकदम निकाल सकता है। कंटिन्यू इसके बाद इनका रेसिप्रोकल भी हमें याद रखना है। साइन का आता है कोसेक, कोसेक बराबर है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कोस का रेसिप्रोकल है सेक, वो है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। फिर टेन का रेसिप्रोकल है
कोट इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मेन जो पढ़ाया था, अब मैं उसके बाद मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था साइन से लेकर साइन कोस टेन का वैल्यूज, साइन 0 किसके बराबर होता है, टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, इसी तरह 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैंने एक दो मेथड से आपको पढ़ाया था। एक लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था, उसमें सिंपल मैंने समझाया था कि साइन को हम यहां से डिग्री लेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और जो थंब है वो 90 डिग्री। तो यहां से हमें सिंपल जब साइन 0 जरूरत हो तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 0/2 आएगा। तो यहाँ साइन 30 पर यहाँ √1, साइन 30 याद करना हो तो हमें क्लॉकवाइज जाना है। तो इस फिंगर को देखना है 0, 30 के नीचे है 1 फिंगर, तो उसको रूट में लिखेंगे डिवाइड बाय 2, √1 1 के बराबर है 2। इसी तरह हम साइन 45 को निकाल सकते हैं, साइन 45 डिग्री नीचे 2 फिंगर से तो √2 डिवाइड बाय 2 सबको डिवाइड करना है। तो ये बराबर अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे √2 और 2 को भी रूट लगाकर स्क्वायर भी साथ लगाएंगे तो ये और ये कट होकर यहां आएगा 1/√2। इसी तरह हम कोस का भी निकाल सकते हैं। कोस में हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मिसलन 0, 30, 45, 60 डिग्री हमें साइन कोस 60 देखना है। तो ऊपर हमारा एक फिंगर रह गया तो √1/2 यानी कोस 60 इक्वल टू हमें 1/2। तो ये सब हमें याद रखना है ताकि हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह समझ आ जाए और हम अच्छी तरह से इसको लर्न करें। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ कम्प्लीमेंट्री का मालूम होना जरूरी है। कम्प्लीमेंट्री वो दो एंगल्स को कहते हैं जिसका सम 90 डिग्री हो। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल हो, उसमें दो एंगल हो, एक का वैल्यू 70 डिग्री हो और दूसरा का डिग्री 20 डिग्री हो। तो जब इनका सम 70 + 20 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, तो इन दोनों को कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह कोई भी ट्रायंगल हो जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी इस तरह कोई एंगल CD हो, C 50 डिग्री हो, D 40 डिग्री, तो इस टाइप के एंगल्स जितने भी हैं उनको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। 50 + 40 डिग्री इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया है, यहां पर हमें वही कम्प्लीमेंट्री के बारे एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं, पहले राइट ट्रायंगल एक बनाते हैं। तो राइट ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। जो लॉन्गेस्ट साइड होते हैं उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो नीचे वाले जो एंगल ए के साथ होते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको हम बेस। इसी तरह साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम सारा रेशियोज निकाल सकते हैं। मिसलन यहाँ पर साइन ए दिया है, तो हम साइन ए को हम पहले रन के जरिए सम पीपल है, तो इसमें परपेंडिकुलर BC है और जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है। इसी तरह कोस है, कर्ली ब्लैक हेयर, वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो AB बेस है, हाइपोटेन्यूज AC। इसी तरह tan A का थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस हमारा है AB। तो ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हमें इनका रेसिप्रोकल का बारे में पता होना चाहिए। साइन का है कोसेक A, इसी तरह कोस का है सेक A और tan का है कोट A। यहाँ देखिए साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कोसेक का हाइपोटेन्यूज ऊपर आएंगे, नीचे बेस। तो ये हमारा
इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री 6 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अब हम यहाँ अच्छी तरह से देखेंगे कि राइट ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो एंगल बी इसमें है 90 डिग्री। बाकी दो कितना हो गया एंगल ए प्लस सी, क्योंकि हमारा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी एक है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल बी 90 होगा तो बाकी दो का सम कितना होगा 90। तो इस तरह एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि हमेशा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें बी कितना हो गया 90, तो यहां हम बी का वैल्यू कितना लिखेंगे 90 डिग्री। तो एंगल ए और सी यहां रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 90 यानी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से पता चल गया कि ये दो एंगल ए और एंगल सी भी क्या कौन सा एंगल हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम कितना है 90 डिग्री। तो यहां अभी मैंने क्या लिया साइन ए लिया। इसी तरह साइन ए अगर हम दोनों का सम 90 है तो एंगल ए हम एंगल सी का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। यहां से एंगल सी इक्वल टू हो गया क्योंकि सम कितना था 90 था, तो 90 माइनस एंगल ए, यहां मैंने लिख दिया एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। तो यहां से हमने एंगल ए के जरिए हमने रेशियोज निकाला। अब इस ट्रायंगल में यही ट्रायंगल है, अब इसमें हम एंगल सी के जरिए ये सारा रेशियोज निकालेंगे। तो एंगल सी के जगह हम क्या लिखेंगे 90 माइनस ए, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 है। ए प्लस सी इक्वल टू 90, तो 90 ए यहां लाने की वजह से सी इक्वल टू 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए के बजाय हम क्या लिखेंगे एंगल सी। तो यहां साइन 90 माइनस ए, तो ये हमारा बेस हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, और ये हो गया हमारा अपोजिट। एडजेसेंट को हम क्या लिखेंगे बेस और ये परपेंडिकुलर। तो सम पीपल, तो ये हमारा अपोजिट वाला यानी परपेंडिकुलर, इसमें क्या हो गया ए बी, यहां क्या लिखेंगे ए बी। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, इसमें भी ए सी है इसमें भी ए सी है, तो साइन 90 माइनस ए आ गया ए बी बाई ए सी। इसी तरह कोस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए क्यों लिया क्योंकि एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए। कर्ली ब्लैक हेयर, तो इसमें हमारा बेस कौन सा है एंगल सी को देकर बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। इसी तरह टेन का भी है, टेन 90 माइनस ए थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, इसमें हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है अपोजिट वाला ए बी, और हमारा बेस कौन सा है बेस बी सी। इसी तरह बाकी तीन का हम रेसिप्रोकल के जरिए निकाल सकते हैं। 10 का रेसिप्रोकल कौन सा है कोट, कोट में हम ऊपर क्या लिखेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बी सी ऊपर लिखेंगे ए बी नीचे, यहाँ इसके अपोजिट में लिखेंगे। सेक का कोस का रेसिप्रोकल बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सेक का कौन सा आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस इक्वल टू ए सी बाय ए बी। इसी तरह कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, यानी परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के बजाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू ए सी बाय बी सी। अब यही ट्रायंगल में हमने डिफरेंट एंगल्स लिया, इसमें ए लिया इसमें एंगल सी लिया, यानी एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए। तो हम चेक करेंगे ये किसके बराबर आता है। यहाँ पर बी सी बाय ए सी हम देखेंगे कोस 90 माइनस ए, ए बी बाई ए सी यहाँ आता है 90 माइनस ए, यानी कोस ए इक्वल टू आ रहा है साइन 90 माइनस ए। इसी तरह 10 का आ रहा है बी सी बाई ए बी इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, और कोट ए किसके बराबर आ रहा है 10 90 माइनस ए। इसी तरह सेक, सेक ए सी बाई ए बी किसके बराबर आ रहा है कोसेक 90 माइनस ए, और कोसेक इक्वल टू ए सी बाई बी सी, वो किसके बराबर आ रहा है सेक। तो यहां से हमें इस चार्ट के जरिए हमें क्लियर हो गया कि साइन 90 माइनस ए बराबर है कोस, कोस 90 माइनस ए बराबर है साइन, और 10 90 माइनस ए बराबर आ रहा है कोट, कोट 90 माइनस ए बराबर आ रहा है 10। इसी तरह सेक 90 माइनस ए बराबर आ रहा है कोसेक, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर आ रहा है सेक ए।
तो अभी हमने चार्ट के जरिए ये मालूम किया था कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस। एक बार मैं फिर इसको रिपीट लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। इसी तरह कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसी तरह tan 90 माइनस ए इक्वल टू आ रहा है कोट ए, और कोट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। इसी तरह सेक 90 माइनस ए हमें आता है कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू वो किसके बराबर है, सेक। तो इसको हम 3 पार्ट में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो याद रहने के लिए आसान होगा। साइन का जब भी साइन और कोस कंप्लीमेंट्री होगा तो वो दोनों बराबर होगा। इसी तरह टेन और कोट, सेक और कोसेक का। मिसाल में एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, साइन हमारे पास 30 होगा, तो 30 पर कितना डिग्री प्लस करने से 90 होगा, तो 60 डिग्री करने से, तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा कोस 60 डिग्री। इसी तरह टेन 20 डिग्री, टेन 20 डिग्री, 20 डिग्री टेन 20 पर कितना प्लस करने से 90 होगा, 70 प्लस करने से, तो टेन 20 बराबर होगा कोट 70 डिग्री। इसी तरह सेक में हम कोई लेंगे, अगर सेक हम लेंगे 72 लेंगे, तो 72 पर 18 प्लस करने से 90 होता है, यानी सेक और कोसेक वो बराबर होगा 18 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू बराबर होगा कोस 60 के बराबर। इसी तरह टेन 20 का बराबर होगा कोट 70, सेक 72 बराबर होगा कोसेक 18 डिग्री। ये तो 1-2 एग्जांपल है। इसी तरह जितने भी कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, साइन और कोस का जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो उनका वैल्यू इक्वल होगा। इसी तरह टेन और कोट का जब इन दोनों का एंगल का सम कंप्लीमेंट्री होगा तो ये वैल्यू दोनों का सेम होगा। इसी तरह सेक और कोसेक का। तो इस चार्ट के जरिए मैं आपको फिर आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तो अभी हमने कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो यहां में आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस, इसी तरह टेन का कोट, सेक का कोसेक। तो मैं यहाँ चार्ट पर आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। यहाँ पर 30 और 60 प्लस करने से कितना होगा, 90। तो अब देखिए साइन 30 किसके बराबर है, ये देखिए कोस 60 के बराबर। यहाँ पर साइन 30 है तो यहाँ पर कोस 60। इसी तरह 45 को तो 45 प्लस करने से 90 होगा, तो दोनों का सेम आ रहा है, देखिए 1/2, 1/√2, 1/√2। इसी तरह 30 पर साइन 30 आप देखिए वो बराबर होगा 30 प्लस 60 कोस का देखिए बराबर आ रहा है 1/2। 0 पर 90 प्लस करने से, तो 0 साइन 0 और कोस 90 का देखिए ये बराबर आ रहा है। इसी तरह 90 का 0 के साथ 90 प्लस, यहाँ 90 साइन 90 1 के बराबर है और कोस 0 1 के बराबर है। और दूसरा हमारा था टेन और कोट। तो अब यहाँ अच्छी तरह से देखिए 0 पहले यहाँ देखिए 1/√3 वो किसके बराबर है, 30। तो कोट 60 भी देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 1/√3, ये नीचे वाला कोट है। इसी तरह 1/45 है, तो 45 और कोट 45 दोनों 1 आ रहा है। और tan 60 को आप देखिए 30 के साथ, तो यहाँ चार्ट से आपको समझ आ रहा है। इसी तरह आप देखिए कोसेक और सेक को आप अच्छी तरह से देखिए, ये देखिए 30 हो गया डिग्री और ये हो गया 60। कोसेक 30 इक्वल टू कोसेक सेक 60 डिग्री। इसी तरह 45 में दोनों का सेम आ रहा है, और 60 और 30 का। तो इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो मैं बुक से एक एग्जांपल देकर आपको ज्यादा क्लियर करता हूं कंसेप्ट। इसमें एक बुक में एक एग्जाम है, साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री।
तो अभी साइन और कोस का कंप्लीमेंट्री हो रहा था, तो इसमें हम एक एंगल चेंज करेंगे, या साइन या कोस। अगर हम साइन चेंज करेंगे, साइन में लिखेंगे 90 माइनस 72। 90 माइनस 72 किसके बराबर है? 18 के बराबर है। और नीचे क्या हो गया, नीचे चेंज नहीं करेंगे, वो इसी तरह लिखेंगे कोस 70 डिग्री। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कोस 72 डिग्री, और नीचे भी कितना हो गया? कोस 72 डिग्री। तो कट होकर ये किसके बराबर आ गया? 1। सिर्फ आपको यहाँ ख्याल रखना है कि 90 में से कितना माइनस करना है ताकि यहाँ 18 आ जाए। तो आप सिंपल 90 में से 18 करके पता कर सकते हैं। 19 माइनस 18 कितना हो गया? 72। तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 72 लिखेंगे, वो किसके बराबर है? 18 डिग्री। तो फॉर्मूला के हिसाब से साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है? कोस। तो डिनोमिनेटर हम उसी तरह रखेंगे, तो दोनों कट होकर इक्वल टू 1 आ गया। तो एक्सरसाइज 8.3 में इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ्स में जितना हम प्रैक्टिस खुद करेंगे इतना आपको ज्यादा याद रहता है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपके लिए, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें और आप अच्छी तरह से उसको लर्न करें। तो बाकी जो एग्जाम्पल में है वो आप खुद करेंगे।